प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटरमिनेंट क्या होता है और कैसे उसका विस्तार करते हैं, उसको कैसे हल करते हैं, उसके कौन कौन से अवयव होते हैं, उसका क्रम क्या होता है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डिटरमिनेंट में, ये हमको सीखना है। डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको लर्न करना या याद करना थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है, तो हम लोगों ने इसकी एक टेक्निक निकाल ली है जिससे थोड़ा सा आसानी से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम बेसिकली 4 क्लास में क्लासीफाइड कर देते हैं। तो पहले और फिर दूसरा और फिर तीसरा और लास्ट में एक फाइनल चौथा। तो पहले में क्या है, ऐसी जो प्रॉपर्टी जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हम डिटरमिनेंट में चेंज तो करते हैं लेकिन उसकी वैल्यू में, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम चेंज करते हैं तो उसमें चेंज होता है, चेंज मिलता है हमें, चेंज करने पर उसकी वैल्यू में या उसके साइन में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसी कौन सी डिटरमिनेंट्स होती हैं जिनको सॉल्व करते हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा 0 मिलता है। और चौथी जो होती है कि वो अगर कोई ऐसी हमारे पास डिटरमिनेंट है जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है तो उसको हम कैसे क्या करते हैं। तो ये 4 क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं कि जिसमें नो चेंज, जिसमें चेंज, जिसमें 0 और जिसमें वेरिएबल है। इस तरीके से इनको हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं। तो जो पहली कंडीशन है नो चेंज वाली, इसमें पढ़ लेते हैं। तो देखिए डिटरमिनेंट में अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है और उसमें रो को हम कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो पहली प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि रो और कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट है, सपोज करिए यहाँ पे लिखा है A1 A2 A3 और B1 B2 और B3 C1 C2 और C3, और ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। अगर हम इस डिटरमिनेंट की पहली रो को पहला कॉलम बना दें तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें B1 B2 B3 और तीसरी रो को तीसरा कॉलम लिख दें, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो इनकी जो वैल्यू होगी दोनों की, वो वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इस प्रॉपर्टी को कहीं पे नोट कर लेंगे कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट में रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारे पास यही हो गई है। अब अगली प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ऐसी जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई डिटरमिनेंट है कि जिसमें, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं A1 और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग A2, यहाँ पे लिख देते हैं A3, यहाँ पर B1 B2 और B3 और यहाँ पे C1 C2 और C3 ये है। अब इस डिटरमिनेंट में कोई एक रो में या किसी भी एक कॉलम में हर एक एलिमेंट युग्म के रूप में लिखा है या दो से ज़्यादा एलिमेंट के सम के रूप में लिखा है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, सपोज यहाँ 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक ही एलिमेंट है। तो हमारे पास जब ये इस तरीके से देखें तो पहला कॉलम जो है, इस पहले कॉलम के हर एक एलिमेंट में 2 एलिमेंट का रखा है और ये जोड़ के रूप में लिखें, योग के रूप में लिखें। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी डिटरमिनेंट है कि जिसकी हर एक रो में या किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में हर एक एलिमेंट 2 एलिमेंट के सम के रूप में है या 3 एलिमेंट के सम के रूप में है या 4 एलिमेंट के सम के रूप में, तो जितने भी एलिमेंट के रूप में सम के रूप में है, हम इनको क्या करते हैं, उसी क्रम की, जैसे ये 3rd ऑर्डर की है तो 3rd ऑर्डर की 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये 2 हैं एलिमेंट के योग में तो 2 के लिखेंगे। अगर यहाँ पे सम के रूप में सपोज करिए 3 एलिमेंट होते, यहाँ पर अगर एक एलिमेंट और होता इस तरीके से, तो हम लोग इसको 3 सारणी के रूप में लिख सकते थे। तो यहाँ पे 2 के रूप में कैसे लिखते हैं, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 के रूप में लिखना है, बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो पहली हमारे पास कॉलम यहाँ पर है, इस कॉलम में हमारे पास प्रत्येक एलिमेंट 2 अवयवों के योगफल के रूप में है। तो पहले वाले में लिख लेंगे पहला A1 B1 C1 और दूसरा वाला लिख देंगे दूसरे में X Y Z। तो देखिए ये जो योगफल थे इनको अलग अलग
बना दिया। ये कॉलम था तो कॉलम में लिखेंगे, कभी रो में हो तो रो में लिख लेंगे। और बाकी जो 2 कॉलम बचे हैं हमारे पास, ये C2 और C3, इनको हम एज इट इज़ दोनों में उतार देंगे। तो यहाँ पर भी आ जाएगा A2 B2 और C2, यहाँ पर आ जाएगा A3 B3 C3, इसमें भी यहाँ A2 B2 C2 और यहाँ पर आ जाएगा A3 B3 और C3। और ये ऐसा करने पर जो वैल्यू आएगी, जो पहले डिटरमिनेंट थी उसकी वैल्यू और जो बाद में डिटरमिनेंट आ रही हैं, ये 2 आ रहे हैं, इन दोनों का सम करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये जो है दूसरी प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि अगर यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में प्रत्येक अवयव 2 या अधिक अवयवों के योगफल के रूप में हो तो हम उन सारणियों को उसी क्रम के 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आप लोग स्टेटमेंट जो हमने अभी बोला है इसको भी आप कहीं पे नोट कर लेंगे। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है। और अब तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो दोनों चेंज नहीं होने का मतलब दोनों इक्वल बने रहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी को जिस तरीके से है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सारणिक है और उस सारणिक में हम 2 पंक्तियों को या 2 स्तंभों को आपस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें या घटा दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये समझिए, ये पंक्ति हमारे पास है, इसको हम लोग R1 कहते हैं, इसे हम लोग R2 कहते हैं और इसे हम लोग R3 कहते हैं। इसी तरीके से ये जो कॉलम होता है पहला वाला, इसको C1, इसको हम लोग C2 और इसको हम लोग C3 कहते हैं। सपोज करिए हम यहाँ पर R1 को चेंज करना चाह रहे हैं, तो R1 को चेंज करना है तो हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे R1 और ये जो एरो का निशान लगाते हैं इसे लिखते हैं चेंजेस। तो R1 को हम चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, यहाँ लिख दिया R1 और हम इसको हम या तो R2 या R2 या R3 या दोनों को मिला के संयुक्त रूप से भी कर सकते हैं। तो सपोज करिए हमने कोई एक एलिमेंट दिया K R2। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि R2 में K से गुणा करा और गुणा करने के बाद में उसमें R1 को जोड़ दिया और ये सब करने के बाद लिखेंगे कहाँ पे, R1 की जगह पे। तो R1 को इस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि R1 में K R2 को जोड़ देते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर R1 क्या है, तो R1 हमारे पास है A1 A2 और A3, ये R1 है। अब इसमें हमें जोड़ना क्या है, K R2 जोड़ना है। तो R2 तो हमारे पास ये है और हमें इसमें K R2 करना, तो हम K से गुणा कर देंगे इसमें। तो K से इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा K B1 K B2 K B3 और इनको हमें R1 में जोड़ना है। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ा, तो पहला वाला पहले में, दूसरा वाला दूसरे में, तीसरा वाला तीसरे में। तो जब K से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा K, यहाँ आ जाएगा K, यहाँ K आ जाएगा। लेकिन इसमें लिखेंगे नहीं जैसे हम लिख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन में ही लिख दो। तो K से मल्टीप्लाई करेंगे, मन में ही कर लेते हैं, K से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा K B1, यहाँ K B2 और यहाँ आ जाएगा K B3 और बाकी जो एलिमेंट हैं उनको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे C1 C2 और C3। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहते तो किसी कॉलम में चेंज करना चाह रहे हैं तो हम कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी, यहाँ पर प्लस की जगह हम माइनस भी कर सकते हैं। तो प्लस करें या माइनस करें, ये कर सकते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात और है कि जब हम ये चेंजेस करेंगे तो एक बार में या तो रो में चेंज करेंगे या कॉलम में चेंज करें, एक ही साथ में दोनों चेंज नहीं कर सकते हैं। एक स्टेप में हम रो में चेंज कर लेंगे और अगर कहीं जो आवश्यकता है तो हम अगले स्टेप में कॉलम में चेंज कर सकते हैं। एक नेक्स्ट बात और याद रखेंगे कि जब हम इसको चेंज करेंगे तो मैक्सिमम 2 रो में एक बार में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 रो हैं तो 3 में हम 2 रो में, इसका जो भी ऑर्डर होगा उससे एक कम, तो यहाँ पे 3 ऑर्डर की है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 रो में चेंज कर सकते हैं। हम R1 में चेंज कर सकते हैं, इसके साथ में R2 में चेंज कर सकते हैं या R3 में। तो किन्हीं 3 में से 2 रो में हम एक बार में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जब कॉलम में चेंज करेंगे तो मैक्सिमम 2 कॉलम्स में एक बार में चेंज कर सकते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमारी ऐसी हो गई जिनको चेंज करने पर इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो पहली प्रॉपर्टी थी कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज करें तो कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी क्या थी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव, एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा हो तो उन दोनों को हम क्या करते हैं, उसी क्रम की 2 सारणिकों में अलग अलग ब्रेक करके और उसको योगफल के रूप में उसे लिख सकते हैं। अगर योगफल के 2 अवयवों के योगफल के रूप में है तो 2 में व्यक्त करेंगे और 3 में है तो 3 का कर देंगे, जितने भी हैं उसी क्रम में। और तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ ये पढ़ी है कि अगर हमारे पास कोई भी सारणिक है, कोई भी डिटरमिनेंट है, तो हम उसके किसी भी एक पंक्ति में
या किसी भी एक स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति के अवयवों को नंबर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या उसमें डायरेक्ट वैसे ही उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो उसको घटाने या जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। व्यवहारिक रूप से जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसका और ज़्यादा वहाँ पे यूज करेंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमारी नो चेंज की हो गई। अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो चेंज होती हैं। आइए अब वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं जिसमें कोई चेंज करने पर चेंज होता है। तो जैसे एक हमारे पास ये है कि एक हमारे पास डिटरमिनेंट है थर्ड ऑर्डर की। हम बेसिकली थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका यूज ज़्यादा होता है। सेकेंड ऑर्डर का भी होगा लेकिन थर्ड ऑर्डर का ज़्यादा यूज होता है। तो ये हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। और अगर हम इसमें कोई 2 रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए हमारे पास ये R1 है और ये R2 है। R1 और R2 के एलिमेंट्स को हमें आपस में इंटरचेंज करना है। तो जब हम R1 R2 को या R1 R3 को या R2 R3 को कोई 2 इनमें से रोज़ को आपस में इंटरचेंज करेंगे या कोई 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ऐसी कंडीशन में इस पूरी डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी माइनस लगा है तो प्लस लगाना पड़ेगा। तो अगर हम R1 को और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, R2 के जो एलिमेंट हैं वो R1 की जगह पे आ जाएंगे और R2 की जगह पे R1 के एलिमेंट आ जाएंगे। दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। R2 की जगह पे R1 और R1 की जगह पे R2 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी थी उससे ये भिन्न प्रॉपर्टी। यहाँ पे रोज़ को कॉलम बनाते थे लेकिन यहाँ रोज़ को कॉलम नहीं बना रहे, यहाँ आपस में 2 रोज़ के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जब कभी भी 2 रोज़ के या 2 कॉलम के एलिमेंट इंटरचेंज करेंगे या जैसे मान लीजिए सपोज कर यही हमारे पास था और हम इस तरीके से न करके इसको हम यहाँ पे 2 कॉलम को चेंज करना, C1 और C3 को इंटरचेंज करना चाह रहे थे। तो जब C1 के एलिमेंट ये हैं और C3 के एलिमेंट ये हैं तो इनको इंटरचेंज करना है हमें। ये वाले एलिमेंट उठा के यहाँ रखने और ये वाले यहाँ रखने। तो यहाँ पे साइन इसका चेंज हो जाएगा। जो भी साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन हो जाएगा। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस। अच्छा, जब ये चेंज करेंगे तो R2 में कोई चेंज, C2 में कोई चेंज नहीं होगा। C2 एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे A3 B3 एंड C3 और यहाँ पर जो हमारे पास C2 वो एज इट इज़ बना रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा A1 B1 और C1। तो देखिए यहाँ पर जो C1 के एलिमेंट हैं वो C3 की जगह पे आ गए हैं और C3 के एलिमेंट जो हैं वो C1 की जगह पे आ गए। तो जब इस तरीके का चेंज करते हैं तो हमारी जो डिटरमिनेंट है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जब आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो उसको आप नोट करते जाएं, साथ साथ में अपनी कॉपी पे लिखते जाएं कि जो बात यहाँ बताई जा रही है उसको लिखें कि यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियों अथवा 2 स्तंभों को आपस में परस्पर परिवर्तित किया जाता है, बदल दिया जाता है तो उस सारणी का चिन्ह बदल जाता है। अब आते हैं एक अगली प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं जिसमें चेंज होता है। तो वो चेंज क्या है कि एक अगर हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट ये है, थर्ड ऑर्डर की ही हम ले रहे हैं फिर से, और अगर हम इसमें किसी भी एक एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे डिटरमिनेंट को, जैसे सपोज करिए हमारे पास ये डिटरमिनेंट है और हम इसमें 3 रो हैं, किसी एक रो थर्ड रो को ले लेते हैं। यहाँ पर ये थर्ड रो R3 है। इस R3 के हर एक एलिमेंट को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज करिए हम यहाँ K से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। तो जब हम K से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट थी पहले डिटरमिनेंट हमारे पास कौन सी थी, रुक जाइए इसको यहाँ से हटा देते हैं। जैसे ये हमारे पास डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 और B1 B2 B3, यहाँ C1 C2 और C3। तो अगर हम इसके किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करिए हमने जैसा बता रहे थे हम आपको कि हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप किसी भी रो को कर सकते हैं जहाँ पे जैसी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो थर्ड रो को हम किसी एक फिक्स नंबर से K से मल्टीप्लाई करें, तो जब हम इसको K से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिटरमिनेंट हमारी रहती है उसमें भी K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप समझ लें। तो किसी भी डिटरमिनेंट के किसी पंक्ति को या किसी भी स्तंभ को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर उस सारणी के संगत मान में उसी संख्या से गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी चेंज हमको करना पड़ेगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई जिसमें हमारा चेंज हो जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं वो उन सारणी की जिसमें वैल्यू सदैव 0 मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि इनका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि विदाउट एक्सपेंशन हमें सॉल्व करना है और उसमें
उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हैं, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए इसमें कभी भी कोई डिटरमिनेंट हमें मिल जाएगी तो हम देख के बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू 0 है या नहीं है। तो देखिए अगर हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट है और उसका हर एक एलिमेंट किसी एक रो का या किसी भी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 है, हमारे पास एक डिटरमिनेंट है और उसकी सपोज करिए पहली रो का हर एक एलिमेंट 0 है, ये पहली रो का हर एक एलिमेंट 0 है। इसी तरीके से वो किसी भी रो का हो सकता है, सेकंड रो का हो सकता है या थर्ड रो का हो सकता है, या किसी भी एक कॉलम का है। तो रो में जो ऑपरेशन होता है वही कॉलम में ऑपरेशन होता है डिटरमिनेंट्स में। तो ऐसी डिटरमिनेंट जिसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 हो, तो ऐसी डिटरमिनेंट की वैल्यू सदैव होती है 0। तो इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका एक्सपेंशन करेंगे भी तब भी आपको वैल्यू 0 मिलेगी। तो आप इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके देख लें कि क्या वास्तव में 0 मिल रही है, तो ये 0 ही प्राप्त होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट रहेगी, उसकी किसी भी एक रो का या किसी भी एक कॉलम का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो इसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि हर एक एलिमेंट अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम का 0 है तो ऐसी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये आप नोट भी कर लें कहीं पे। इसके बाद में आते हैं दूसरी वैल्यू। अब ये दूसरी वाली इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तो 0 दिखाई पड़ रहा था, तो 0 दिखाई पड़ने पे तो मालूम पड़ता है कि इसकी वैल्यू 0 होगी। एक और प्रॉपर्टी है जिसमें 0 दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन उसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक डिटरमिनेंट है और यहाँ पर हमारे पास ये लिखा है A1 A2 A3 और यहाँ पर लिख देते हैं B1 B2 B3 और यहाँ पे लिख दिया C1 C2 और C3, ये हमने लिख दिया। अब देखिए अगर हमारे पास कोई एक ऐसी डिटरमिनेंट है जिसकी 2 रोज या 2 कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि जैसे ये पहला एलिमेंट है तो पहले के इक्वल हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट है दूसरे के इक्वल है, तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल हो जाए, तो यहाँ हम इक्वल कर देते हैं इनको। ये हमने C को A बना दिया है। तो देखिए ये A1 है, यहाँ पर भी A1 लिखा है, ये A2 है तो यहाँ पर भी A2 लिखा है, यहाँ A3 है तो यहाँ पर भी A3 लिखा है। इसका मतलब है कि ये R1 और R2 दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हैं? इक्वल हैं। तो जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किन्हीं 2 रोज के या किन्हीं 2 कॉलम के इक्वल होते हैं तो ऐसी रोज को हम कहते हैं आइडेंटिकल, सर्वसम हिंदी में कहते हैं। ये दोनों रोज R1 और R3 सॉरी है, ये R2 नहीं R3 है। तो R1 और R3 कैसी हैं? ये आइडेंटिकल हैं। तो जब कभी भी हमें ऐसी कोई सरणी मिलेगी कि जिसमें 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ आपस में आइडेंटिकल होंगे, सर्वसम होंगे, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सदैव 0 आएगी। तो ये देखने से ही मालूम पड़ेगा कि इसमें जो यहाँ एलिमेंट लिखा वही एलिमेंट यहाँ लिखा, या किसी कॉलम में भी लिखे हो सकते हैं। तो इसको आप देख के बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ लिख देते हैं कि 2 3 5, यहाँ पे 7 4 7 और यहाँ पे 5 2 5। अब देखिए आप इसको, तो पहला कॉलम हमारे पास ये है और तीसरा कॉलम हमारे पास ये है और इनके एलिमेंट देखिए आप, पहला एलिमेंट पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमें इसका कैसे एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर हमारे पास ऐसी कोई 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ हैं किसी सारणी में जिनके एलिमेंट सर्वसम हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उस सारणी की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। एक और प्रॉपर्टी इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं जो इन दोनों प्रॉपर्टीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंस में बढ़ा हुआ है, ये कम इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक सारणी हमारे पास ऐसी है A1 A2 A3 और यहाँ पे लिखा है C1 C2 और C3 और यहाँ पे ले देते हैं हम लोग KA1 KA2 और KA3। अब इसको आप समझिए कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी डिटरमिनेंट है कि जिसकी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों के अवयव आपस में क्या हैं? एक
दूसरे के मल्टीपल हैं, एक मल्टीपल की फॉर्म में लिखे गए हैं। यहाँ पे A1 हमने लिख दिया है, A1 के एलिमेंट हमारे R1 के एलिमेंट हमारे पास क्या हैं, ये A1 A2 A3 हैं। और R2 के एलिमेंट क्या हैं, ये R2 के एलिमेंट इस जो R1 के एलिमेंट है इसके K मल्टीपल हैं, यानी इनको हम K से मल्टीप्लाई कर दें तो यही सारे एलिमेंट हमें मिल जाएंगे। तो ये अगर कंडीशन होती है किसी एक पंक्ति के अवयव किसी दूसरी पंक्ति के अवयव के करस्पॉन्डिंग क्या हो, मल्टीपल हो, किसी नंबर के मल्टीपल हो, यही काम स्तंभ में हो, तो ऐसी सारणी का जो मान होता है वो हमेशा 0 होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 4 6 और यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 और यहाँ लिख दिया 7 9 2। अब देखिए आप इसको ध्यान से, अब इसकी वैल्यू अगर हम पूछें आपसे कितनी आएगी तो आप देख के बता सकते हैं कि 0 आ जाएगी। तो 0 क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये जो सेकेंड रो हमारे पास लिखी है, अगर हम इसके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसके इक्वल हो गया। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ इसके इक्वल है। इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 जा 6, इसके इक्वल हो गया। तो देखिए ये चीज़ है। या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास 2 4 6 लिखा था तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 2 × 1 2 × 2 और यहाँ 2 × 3। तो जो एलिमेंट यहाँ लिखे हैं उन सब में किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो R1 का जो एलिमेंट हैं वो क्या है, R2 के मल्टीपल हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं, तो इस सारणी का मान हमारे पास आ जाएगा हमेशा 0। तो ये एक तीसरी प्रॉपर्टी थी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। और फाइनली हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है। इसमें देखिए वेरिएबल, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई हम ऐसी डिटरमिनेंट लिख लेते हैं कि जिसमें वेरिएबल होते हैं यानी चर राशियाँ होती हैं, तो उन चर राशियों में अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है और ये डिटरमिनेंट हमारे पास लिखी थर्ड ऑर्डर की, इसमें सपोज करिए कोई वेरिएबल लिखा है और उस वेरिएबल को हम क्या करते हैं, अगर उस वेरिएबल को किसी नंबर से रिप्लेस कर दें, किसी नंबर से रिप्लेस कर दें, सपोज करिए हमने x को a से रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करने पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो बन जाए 0। तो जब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम कहेंगे कि x माइनस a, ये प्लस का लिखा है तो इधर लाएंगे तो माइनस का जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस पूरे इक्वेशन का, इस डिटरमिनेंट का एक क्या हो जाएगा, जो डिटरमिनेंट उसका एक गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड यानी फैक्टर हो जाएगा, यानी x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। तो ये एक प्रॉपर्टी और याद रखना है कि जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पढ़ी थी उसकी चीज़ है कि अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में x की जगह पे a रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करने पे वो सेटिस्फाई कर जाता है, 0 आ जाता है, तो हम कहते हैं कि x माइनस a इस पूरे व्यंजक का, एक्सप्रेशन का एक गुणनखंड है, फैक्टर है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर हमारे पास यहाँ ये जो डिटरमिनेंट दे रखी है इसमें कोई वेरिएबल है और वेरिएबल को किसी एक फिक्स नंबर से हम रिप्लेस करें और रिप्लेस करने पे इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि x माइनस ए, ये प्लस का ए इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x माइनस ए इस डिटरमिनेंट का, इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत केयर से, ध्यान से आपको पढ़ना है, इन प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान से नोट करना है। सारी प्रॉपर्टीज़ को लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, जैसे जैसे मैं यहाँ बताता गया, साथ में एग्जाम्पल भी मैंने बताए हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को भी नोट कर सकते हैं। और इसके बाद में अब हम लोग इनका आगे यूज करेंगे, तो यूज करेंगे तो ये ज़्यादा और भी ज़्यादा आपकी समझ में आएंगी। तो ये आप कैटेगराइज ज़रूर कर लीजिएगा, कैटेगराइज करने से आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे नो चेंज में 3 प्रॉपर्टी हैं और चेंज होता है तो 2 प्रॉपर्टी हैं, 0 वाली 3 प्रॉपर्टी और एक वेरिएबल की प्रॉपर्टी है। तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि किस प्रकार की कितनी। अगर ये सारी प्रॉपर्टी हम 9 प्रॉपर्टी एक साथ में लिखते तो हमें कन्फ्यूजन होता कौन प्रॉपर्टी कहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से हम जब इनको याद करेंगे या समझेंगे तो बहुत आसानी से हमारी समझ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए हम लोगों ने इस तरीके से डिटरमिनेंट में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिटेल में पढ़ ली हैं। अब इनका हमें एप्लीकेशन करना है, तो एप्लीकेशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इनका क्वेश्चंस में दिखाएंगे कि किस तरीके से इनको क्वेश्चंस में अप्लाई किया जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।